गुड इवनिंग। मैं रतन सर काबिल अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, उसका हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। पहले हमने पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल्स में। अब जो है जो दो बहुत ही महत्वपूर्ण जो मनोवैज्ञानिक है, जिसका उल्लेख आपके सिलेबस में है और इससे रिलेटेड बहुत सारे जो प्रश्न आते हैं, सिगमंड फ्रॉइड और एरिक एरिक्सन, उसके बारे में आज डिटेल्स में जानेंगे। तो पहला हम देखते हैं जो सिगमंड फ्रॉइड के बारे में जानते हैं। उन्होंने एक जो साइको एनालिसिस जो थ्योरी दिया था उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। तो उन्होंने क्या दिया था, तो जो साइको एनालिसिस थ्योरी है इसके प्रतिपादक यानी एक्सपोनेंट कौन है, सिगमंड फ्रॉइड है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है। और ये निवासी कहाँ के हैं, हमने बताया था आपको कि जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं या मनोविद हैं उन सभी का देश का नाम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से रिलेटेड आपके प्रश्न रहता है। तो ये जो निवासी थे ये कहाँ के रेसिडेंट थे, ऑस्ट्रिया के। कहाँ के? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया का था और वियना का था। इसका जो समय काल था वो 1856 से लेकर के 1939 तक का था। और इन्होंने कौन सा दिया था, साइको एनालिसिस थ्योरी जो था इसने दिया था। तो सिगमंड फ्रॉइड ऐसे प्रथम मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने मूल प्रवृत्तियों को मानव व्यवहार का निर्धारक तत्व माना है। यानी मूल प्रवृत्ति जिसके चारों तरफ क्या है, मानव का जो जीवन क्या करता है, जिसके ऊपर डिपेंड रहता है, उसी के अनुसार मानव क्या करता है, कार्य करता है इन प्रवृत्तियों को। और इस सिद्धांत में मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया गया है। यानी किसका? मन और मस्तिष्क का, यानी दिमाग से रिलेटेड, उसके मन से रिलेटेड, उसके व्यवहार जो है उससे रिलेटेड इसके ऊपर उन्होंने चर्चा की। उसी के बारे में सिगमंड फ्रॉइड ने आपको बताया है। इसमें देखते हैं जो फ्रॉइड द्वारा प्रतिपादन है, मूल जो प्रवृत्तियां हैं वो क्या क्या हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति में उसकी मूल प्रवृत्तियों के अतिरिक्त दो मूल प्रवृत्तियां और होती हैं। और वो दो मूल प्रवृत्तियां क्या है? पहला क्या है? जीवन मूल प्रवृत्ति, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ इंस्टिंक्ट कहते हैं। दूसरा क्या है? मृत्यु मूल प्रवृत्ति। यानी जीवन मूल प्रवृत्ति यानी जीने की इच्छा, यानी जिजीविषा, जीने की चाह सभी में होती है। इसी के इर्द गिर्द लोग क्या करते हैं, पूरा जिंदगी भर लगे रहते हैं। और दूसरा क्या है? मृत्यु मूल प्रवृत्ति, यानी क्या है? डेथ इंस्टिंक्ट है। और लास्ट में क्या होती है? अंत में मृत्यु होती है। तो इसी के ऊपर यानी जीवन में आ जाएगा प्रेम, आत्म संरक्षण, ये सारे चीज आ जाते हैं। इसी के ऊपर देखते हैं व्यक्ति का काफी कुछ व्यवहार एवं व्यक्तित्व की संरचना इन्हीं दोनों प्रवृत्तियों से क्या होता है, निर्देशित होती है। मानव में जितनी मूल प्रवृत्तियां यानी प्रेरणाएं होती हैं तथा चालक पाए जाते हैं, उन सब में सबसे अधिक शक्तिशाली चालक तथा प्रेरणा पुंज उसकी जो है काम भावना यानी सेक्सुअल डिजायर जो है ये होती है। और इसके ऊपर उन्होंने अलग से क्या है और एक थ्योरी दिया जिसको कहते हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट कहते हैं। उस थ्योरी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। यानी इसी के काम भावनाएं के कारण ही क्या करता है, लोग जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ करते रहता है। मानव व्यवहार के संचालन में मन की प्रमुख भूमिका होती है। और मन के बारे में बताया था, जो मन और मस्तिष्क के बारे में, उसी मन के ऊपर पढ़ेंगे कितने तरह का मन है और क्या है। तो मानव मन को क्या क्या तीन भागों में बांटा है। यानी सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार क्या है, मानव मन के क्या होते हैं, तीन भाग होते हैं। और ये तीनों भाग क्या क्या है? एक है चेतन मन, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्शियस माइंड। एक है अर्ध चेतन मन और एक क्या है, अचेतन मन, जिसको कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। और यह है आपका सबकॉन्शियस माइंड। यानी सिगमंड फ्रॉइड ने मन को तीन भागों में बांटा है। जो चेतन मन है यानी कॉन्शियस माइंड है, ये क्या होता है, हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन का सिर्फ क्या होता है 10% हिस्सा होता है। हमारा दिमाग, दिमाग को तीन भागों में बांटा। और उसमें क्या है, चेतन, चेतन को बांटा है जो 10 भाग बताया गया यानी 10%। या हम लोग इसको देखते हैं फ्रैक्शन में देखेंगे तो 1/10 क्या है, 1/10 भाग का सिर्फ एक भाग ही क्या है आपका जो कॉन्शियस माइंड है ये होता है। और यह मन वर्तमान के विचारों से संबंधित होता है। वर्तमान के विचार से, जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, अभी पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, जो इस समय हो रहा है यानी वर्तमान में, प्रेजेंट काल में, उससे रिलेटेड होता है। यानी जो भी आप काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, उसमें जो आपका मन रिलेटेड होता है मन से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चेतन मन। हम जागृत अवस्था में इसका क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। हम सचेत हैं, जागृत हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझ रहे हैं, उसमें क्या होता है, हमारा चेतन मन इसके ऊपर काम करता है। और ये याद रखिएगा 10% या 1/10 भाग किसका, पूरे जो दिमाग है, हमारा जो मन है,
उसका क्या होता है 10% हिस्सा होता है। वहीं पे जो फ्रायड ने अर्ध चेतन मन को बताया, जिसको हम लोग सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं, ये क्या होता है, ये चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था होती है। यानी जो आपका चेतन मन है और जो अचेतन मन है उसके बीच की अवस्था होती है। तो कहीं कहीं इसका परसेंटेज क्या है 1% दिया रहता है या 0% में रहता है। लेकिन मान लीजिए इसका पूरा होता है और क्या होता है जो आपका अचेतन है इसके पूरा, और ये उसके बीच का अवस्था है। तो कुछ जो है सचेत और कुछ क्या है अचेत, दोनों को मिला करके बनता है। इसीलिए इसका यहाँ पे कोई भाग नहीं दिया गया या कोई इसका परसेंटेज नहीं दिया गया। यानी हमारा पूरा मन जो क्या है चेतन और अचेतन है, और ये उसका क्या बीच का हिस्सा है, दोनों को मिला के बनता है। तो जो अर्ध चेतन मन है इसके अंदर क्या होता है, चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था, इसमें हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता, लेकिन कुछ समय देकर यदि ज्ञात किया जाता है तब क्या होता है इसमें हमें याद आता है। हम ना तो पूरा चेतन अवस्था में होते हैं ना ही पूरा अचेतन अवस्था में होते हैं। मान लीजिए जब आप सो के उठ रहे हैं अचानक, तब जो उस समय आपका जो दिमाग कार्य कर रहा है उस समय क्या होता है अर्ध चेतन यानी सब कॉन्शियस माइंड रहता है। यानी पूरा हम सचेत भी नहीं रहते हैं और पूरा अचेत भी नहीं होते जब हम ठीक सो कर जागते हैं। तो इस क्या होता है दोनों के बीच का ये हिस्सा होता है। वहीं पे हम जब देखते हैं अचेतन मन का बात करते हैं अनकॉन्शियस माइंड का, तो ये पूरा दिमाग का क्या होता है 90% होता है। और क्या होता है यदि हम इसको फ्रैक्शन में देखेंगे क्या होता है 9/10 यानी 10 भाग का 9 भाग क्या होता है आपका अचेतन मन ही होता है। तो 3 भाग हो गया। और इसमें जो अचेतन मन है इसमें वे बातें होती हैं। तो अचेतन मन में कौन सा बात होती है जो हम भूल चुके हैं और हमारे याद करने पर भी क्या होता है याद नहीं आता है। कुछ ऐसे बात भी है जो याद करने पर भी याद नहीं आता है। मान लीजिए आप जब 2 साल के थे उस समय क्या कर रहे थे, क्या बोल रहे थे, किसके साथ जा रहे थे, आपको कभी याद क्या है आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं कर सकते हैं याद करने पर, लेकिन आपके साथ ये घटना घटित हो चुकी है इतने सालों से। आप मान लीजिए अभी यदि मान लीजिए है 20 साल या 25 साल के हैं, तो इस 20-25 साल में क्या क्या हुआ आपके साथ पूरा चीज आपको याद नहीं आएगा। तो कुछ कुछ चीज याद हो सकता है, महत्वपूर्ण घटनाएं आपको याद रह सकती हैं लेकिन पूरा नहीं है। लेकिन आपके साथ ये घटित हो चुका है, उस समय आपके मन पे इसका प्रभाव पड़ा था उस परिस्थिति में। तो यही सब क्या है यादें क्या होता है जो बातें हैं आप क्या है भूल चुके हैं, यही सब आपके अचेतन मन में जाके संचित रहता है। इसके बाद बताया गया जो कटु अनुभूतियों का, दुखद बातों का, अहम इच्छाओं का क्या होता है ये भंडार होता है। ये आप ये लाइन याद रखिएगा, कटु अनुभूतियों का। आपके मान लीजिए पहले जब आप थे सोचने समझने लायक थे, उस समय कोई भी आपके साथ कोई गलत व्यवहार किया यानी मारा पीटा कुछ भी हो, उन सब चीजों की जो याद है कटु अनुभव है वो अभी भी क्या हो सकता है उसमें संचित रहता है, और उसको बहुत याद करने पे क्या होता है याद हो सकता है। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो कटु अनुभव, मान लिया आप साइकिल चलाना सीख रहे होंगे और गिर गए, हो सकता है ये बात आपको याद हो, या आपका बर्थडे पे कोई स्पेशल गिफ्ट दिया गया हो जो आपकी इच्छा हो तो वो भी याद रह सकता है। या दुखद बातें जो हैं ये भी याद रहते हैं, बहुत दुख मतलब अचानक बहुत सारा दुख आपके ऊपर आ पड़ा हो वो बात भी क्या कर सकते हैं आप याद कर सकते हैं। यही सब क्या होता है अचेतन मन में। या अहम इच्छाएं, मान लीजिए आप छोटे थे आपका बहुत इच्छा था कि नहीं हमको बर्थडे पे ये बड़ा गिफ्ट चाहिए, मैं साइकिल चाहिए, जो भी चाहिए, लेकिन आपको क्या हुआ बर्थडे पे वो नहीं मिला। आपकी बहुत सारी इच्छाएं थी लेकिन उस इच्छा को आपको क्या हुआ मम्मी पापा दादा दादी किसी के प्रेशर में आपको उसको दबाना पड़ा, जो इच्छा थी वो पूरा नहीं हो पाया। तो क्या हुए एक द्वेष पैदा हो गया कि नहीं हमारे मम्मी पापा के पास सामर्थ्य होते हुए हमको नहीं दिया, तो वो इच्छा पूरा नहीं हो पाया, जिसके कारण क्या वो इच्छा आपके अचेतन मन में जाकर के दब गया। तो ये सारी चीजें क्या होता है आपके अचेतन मन में क्या होता है जमा रहता है, और ये कभी ना कभी क्या होता है अचेतन मन से निकल के बाहर आता है जो भविष्य के जीवन को आपको प्रभावित करता है। तो क्या था आपका चेतन और अचेतन मन, और यही अचेतन मन क्या है पूरे आपका जो दिमाग है यानी मन है उसका 90% क्या होता है हिस्सा होता है। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व संरचना की दृष्टि से 3 अवस्थाएं बताई हैं, तो वो था मन के ऊपर, और क्या है व्यक्तित्व संरचना की दृष्टि से कितना 3 अवस्थाएं इसका भी बताया। तो पहला क्या है ईड कहते हैं या इदम, आईडी लिखते हैं इसको, ईड या इदम है। तो पहला यह है, इसमें क्या होता है व्यक्ति की शारीरिक और मूल अवस्थाएं हैं, जैसे भूख प्यास सेक्स आदि को सेटिस्फाइड करना होता है, या सामाजिक आवश्यकता और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना इच्छाओं की पूर्ति पर बल देना होता है। इसी को हम लोग कहते हैं ईड या इदम कहते हैं। इस ईड है, इदम है या ईगो, इसके बाद जो दूसरा अवस्था है उसको होता है सुपर ईगो। तो पहला है ईड, इसी ईड
ईगो और सुपर ईगो के परिप्रेक्ष्य में हमारा सारा जिंदगी क्या होता है, पूरे जीवन काल क्या होता है, रहता है। तो पहला अवस्था में यानी ये ईद किस काम को करता है, ये जिस प्रवृत्ति होगा जिसमें ये क्या होगा, बहुत ज्यादा अग्रसर होगा, वो क्या करेगा, अपने जो जरूरत है उसी के अनुसार काम करेगा, यानी वो अपना लाभ पहले सोचेगा। उसके लिए उसको क्या भला करना पड़े या किसी का बुरा करना पड़े तो भी क्या करेगा, वो करेगा। इसलिए बताया कि इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं हैं, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, सेक्स आदि को सेटिस्फाइड, यानी भूख लगने पे आपको कुछ भी करना पड़े तो लोग क्या करते हैं, भूख लगने पे चोरी भी कर लेता है, मालूम है कि ये गलत काम है फिर भी वो कर लेता है। तो भूख प्यास लगने पे या कुछ भी कर सकता है, आजकल तो बहुत सारे आगे भी लोग बढ़ सकते हैं, मर्डर भी कर सकता है, कुछ भी पता है कि ये करने के बाद उसको सजा हो सकती है लेकिन फिर भी वो करने से नहीं डरता है। यानी ईड जिसमें ज्यादा प्रभावी होगा वो क्या कर सकता है, अपनी आवश्यकताओं को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, आपको बुरे पथ पर भी क्या कर सकता है, ले जा सकता है। यह सामाजिक आवश्यकताओं और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना, यानी बता रहा है जो किसी चीज का क्या करता है, चिंता नहीं करता, सिर्फ अपने इच्छा की पूर्ति करता है कि उसको जो चाहिए वो चाहिए तो चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। तो जिसमें ईड क्या होता है, अहम होता है, यानी ईड क्या होता है, जागृत होता है, वो इस सब चीजों को करने लगता है। और ये क्या है, सुखवादी सिद्धांत अनैतिक व अपराधी इच्छाओं का क्या होता है, ये भंडार होता है। यानी क्या, ईड यानी क्या होता है, ये सुखवादी सिद्धांत है, अनैतिक व अपराधी इच्छाओं का क्या है, भंडार है। अर्थात इसको करने के लिए लोग क्या करते हैं, कोई भी गलत काम कर सकता है, इसलिए क्या, ये अनैतिक इच्छाओं का इसको भंडार बताया गया, किसी भी गलत काम को अपने डिजायर को पूरा करने के लिए कर सकता है। ईड का जो यहाँ पे ईड का संबंध अचेतन मन से है। तो उसके बाद यह अवस्था व्यक्ति को कुसमायुत कर सकती है। कुसमायुत करना अर्थात यदि आप कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं तो क्या होगा, आप समाज के नियम को नहीं पालन करेंगे और समाज से आपको दूर हटना पड़ेगा, यानी आप समाज में घुल मिल नहीं पाएंगे। मान लीजिए आपने कोई भी गलत काम, चोरी कर लिया या बार बार चोरी कर रहे हैं या आप मारपीट कर रहे हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, जो नहीं है आपके पास उसको छीन रहे हैं, झपट रहे हैं, तो क्या होगा, समाज से आपको बेदखल कर दिया जाता है। इसलिए क्या है, कुसमायुत करना। या आप क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए गलत संगत में पड़ सकते हैं, दोस्तों के साथ, या नशा में पड़ सकते हैं, किसी भी चीज में। तो इसलिए बताएगा कि ये जब आप में जागृत होगा तो आप कुसमायोजन के भी शिकार हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है दूसरा जो पार्ट है बताया व्यक्तित्व का, वो क्या होता है, अहम, जिसके इर्द गिर्द आपके जीवन चक्र चलता है। ईगो, जिसको अहम कहते हैं या इंग्लिश में ईगो कहते हैं, यह आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि की क्या है, योजना का निर्माण करता है और उसका इंप्लीमेंटेशन करता है या परिणामों की चिंता करता है। जैसे ईद में क्या करता है, आपकी जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए वो कोई भी चिंता नहीं करता, बस कर लेता है, यानी उसकी जो इच्छा है बस वो इच्छा को पूर्ति करना, चाहे कुछ भी करना पड़े। लेकिन जब क्या होता है, ईगो यानी अहम की अवस्था में होता है, तब क्या करता है, पहले आप क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं। कोई चीज चाहिए लेकिन वो आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे, उसके बाद उसके भला और बुरा के बारे में सोचेंगे, समाज के नियम कानून को मानेंगे। यदि ये अच्छा है, आपके लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन ये क्या हो रहा है, आपको दंडित कर सकता है, समाज के नियम के विपरीत है, फिर क्या करेंगे, उससे आप दूर हट जाएंगे। यानी आपको अच्छे और बुरे का क्या करता है, फर्क समझाता है। यानी आप पहले प्लान कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, कोई काम करते हैं। वास्तविक सिद्धांत व्यक्तित्व का क्या है, कार्यपालक है। ईड व सुपर ईगो के बीच संतुलन का कार्य करता है। यानी क्या है, आपका ईगो जो है ईड का और इसके बाद जो सुपर ईगो है उसके बीच क्या कर रहा है, आपको संतुलन बैठाने का काम करता है, सामंजस्य स्थापित करता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। संयोजन की अवस्था भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन की अवस्था, इसका संबंध क्या होता है, चेतन मन से होता है, चेतन मन से है। यानी आप क्या है, व्यक्ति क्या होता है, सचेत होता है, सचेत है तभी तो वो सोच रहा है क्या समाज में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या होता है, ईगो में क्या होता है, ये सचेत अवस्था, सचेत मन से क्या होता है, ये रिलेटेड होता है। वहीं पे क्या आपका पराअहम, जिसको इंग्लिश में सुपर ईगो कहते हैं, इस अवस्था में क्या होता है, समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अनुसार काम करता है। यानी जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज्यादा होगी वो बुरे कामों से उतना ही क्या होगा, दूर होगा। मान लीजिए जिसके भीतर यानी ये सुपर ईगो है, यानी सुपर ईगो होना अर्थात यानी जैसे ईगो में क्या है, वो तो पहले विचार करे अच्छा और बुरा का, लेकिन सुपर ईगो वाले व्यक्ति एकदम क्या होंगे, आपका जो नहीं अच्छा ही करना है, बुरा एक
सोच भी नहीं सकता, यानी इस तरह से, यानी उसको पता है क्या नियम है और नियम के अनुसार इसको चलना है। तो जैसे मान लीजिए चोरी ना करना, या झूठ ना बोलना, उसको पता है कि चोरी करना क्या है, गुनाह है, झूठ बोलना गुनाह, इसलिए वो कभी चोरी नहीं करेगा और कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो इसमें क्या है, ये आदर्शवादी सिद्धांत है। इसलिए जब जिसमें सुपर ईगो होगा वो क्या होगा, एकदम आदर्शवादी, यानी समाज के नियम कानून सब चीज को पालन करके चलेगा, कैसे बात करना है, किससे अच्छा से व्यवहार करना है, यानी सारा चीज, यानी ईद और ईगो को ये क्या करता है, छोड़ देता है, यानी सुपर ईगो वाली, यानी आदर्शवादी सिद्धांत का पालन करता है। ये आध्यात्मिकता की ओर क्या होता है, इसका रुझान होता है। यानी जब व्यक्ति क्या करता है, आध्यात्मिकता की ओर रुझान, मतलब यानी जब बहुत नॉलेज उसका हो जाता है, सब चीज को समझ लेता है, समझता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, जब इस तरह का ज्ञान उसमें आ जाता है तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपर ईगो है, यानी वो आदर्शवादी बन जाता है आध्यात्मिकता की ओर। नैतिक को आदर्शवादी विचार इसमें आता है। आदर्श की अधिकता व्यक्ति को कुसमायुक्त कर सकता है। जिस तरह से ईद में क्या है, व्यक्ति क्या अपनी इच्छाओं को पूर्ति गलत व्यवहार करता है, उसके कारण वो कुसमायुक्त हो जाता है। और वहीं पे सुपर ईगो वाले जो व्यक्ति हैं, ये अपने इतने अच्छे गुण होते हैं, इसके भीतर ज्यादा अच्छाई होने के कारण क्या होता है, ये कुसमायुक्त हो जाता है, क्योंकि इसमें सारे गुण क्या है, आदर्शवादी गुण है। इसीलिए क्या करते हैं, चोरी करना या झूठ बोलना, इसको क्या करता है, गुनाह समझता है, इसलिए ऐसे लोगों से ये दूर रहते हैं, या बुरे लोगों से दूर रहते हैं। इसी दूर रहने के कारण क्या करता है, धीरे धीरे कुसमायोजन करता है, क्या होता है, समाज से क्या होना, दूर रहना। इसलिए नेक्स्ट जो है, जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, पहला था साइको एनालिसिस डेवलपमेंट दिया था सिगमंड फ्राइड ने, अब क्या दिया है, साइकोसेक्सुअल यानी मनोलैंगिक विकास। यानी मनोलैंगिक विकास को उन्होंने क्या किया है, 5 भागों में बांटा। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का उसको सिगमंड फ्राइड ने कितने भागों में बांटा है, तो ये आपका हो जाता है 5 भाग। जो ओरल स्टेज है, एनल स्टेज है, फॉलिक स्टेज है, लेटेंसी स्टेज है और जेनेसियल स्टेज है। ये साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट जो है, यानी सिगमंड फ्राइड ने जो इसको दिया, ये क्या है, बहुत ही जो चर्चा का विषय है, विवादास्पद है। इसमें बहुत सारे लोग इसको मानते हैं, बहुत सारे नहीं मानते हैं, बहुत सारे इसको गलत ठहराते हैं, लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में ये है, इसलिए आपको क्या करना है, जानना जरूरी, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका प्रश्न रहेगा। तो इसमें इन्होंने बताया कि जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है, तो पहले बताया जो मनुष्य का जो डिजायर है, ज्यादातर क्या होता है, उसका जो है जो कामेच्छाओं के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है, सेक्सुअल डिजायर है, इसी के ऊपर उसकी पूरी जिंदगी में क्या है, कार्यकाल चलता रहता है। तो इसी के ऊपर हम देखेंगे। और भी जो है, जो ये वास्तविकता भी है, हम हैं, आप है, जो भी है, हम अपने शरीर को क्या करते हैं, बहुत महत्व देते हैं। हम जो भी काम करते हैं, अब क्या करते हैं, शरीर को अपने ध्यान में रख करके। मान लीजिए कोई व्यक्ति है या आप लोग भी हैं, क्या अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा कपड़ा देखते हैं, खरीदते हैं, किसके लिए, आप अपने शरीर के लिए। आप अपने शरीर के हिसाब से क्या करते हैं, दुकान में जाते हैं, उसी तरह का कपड़ा चूज करते हैं, यानी जो आपके शरीर पे फिट बैठे, जो सुंदर दिखे, यानी शरीर को सुंदर दिखाने के लिए। ऐसे कपड़ा आप नहीं खरीदेंगे जो क्या हो, आपको अच्छा ना लगे। तो शरीर को ध्यान में रख के आप काम कर रहे हैं। वहीं पे जब आप क्या कर रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो किस लिए भोजन ग्रहण करते हैं, ज्यादा तो इसलिए करते हैं क्योंकि शरीर को क्या करना है, कहते हैं पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। क्यों, शरीर को मजबूत करना है, शरीर को सुंदर बनाना है। उसके बाद बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, किस लिए, शरीर को स्वस्थ बनाना है, शरीर को सुंदर बनाना है, शरीर को सुडौल बनाना है। तो तरह तरह के जितने भी कार्य करते हैं, हम सब क्या करते हैं, आप शरीर को खुशी प्रदान करने के लिए अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, अनजाने में ही सही, लेकिन हम शरीर को बहुत महत्व देते हैं। इसी के ऊपर क्या क्या है, जो सिगमंड फ्राइड है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट दिया, यानी जो व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष है, उसका जो व्यक्तित्व है वो क्या करता है, अपने शरीर को हमेशा क्या करता है, खुश रखना चाहता है, शरीर को प्लेजर देना चाहता है किसी भी तरह से। और ये कब से शुरू होता है, जन्म के समय से क्या होता है, ये शुरू हो जाता है और मृत्यु पर्यंत क्या करता है, ये चलता रहता है। तो इसी को हम देखते हैं। जो इसको कितने भागों में बांटा, ओरल स्टेज 5 भागों में बांटा है सिगमंड फ्राइड ने। तो क्या ओरल स्टेज है, बर्थ से लेकर के 2 साल तक की अवस्था को, एनल स्टेज है 2 से लेकर 3 वर्ष की अवस्था को, वहीं पे फॉलिक स्टेज है 3 से 5 साल है, और लेटेंसी स्टेज है 5 से 12 साल है, और जेनिटल स्टेज है जो क्या है 12 साल से ऊपर को बताया गया। आप 5 का नाम याद रखिएगा और ये कब से कब तक है ये भी आपको याद रखना है। इसके बारे में हम देखते हैं। जो पहला क्या है, जो ओरल स्टेज है, ओरल अर्थात मुखीय अवस्था, यानी जितने भी अवस्था हैं सभी में जो व्यक्ति है
वो क्या करता है, अपने शरीर को हमेशा खुशी देना चाहता है, उसको प्लेजर देना चाहता है किसी भी माध्यम से चाहे हो। तो देखते हैं हम तो नहीं, जानवर लोग को भी हम लोग क्या करते हैं, जब उसको सहलाते हैं, थपथपाते हैं तो हमारे पास आ जाता है। यानी उसको भी क्या है, प्यार का यानी टच, जो टच थ्योरी है इसको क्या करता है, वो भी समझता है। तो स्नेह उसको भी चाहिए। तो मुख्य अवस्था में क्या करता है, बच्चा जब रहता है 0 से लेकर के, अर्थात बर्थ 0 तो नहीं होता है, बर्थ से लेकर के 2 साल तक का, इसमें बच्चा होठ जीभ द्वारा चूस कर दबाकर आनंद प्राप्त करता है। आप देखिएगा जो छोटे छोटे बच्चा को बार बार क्या करेगा, होठ को दबाएगा, चूसेगा, हाँ, या उंगली क्या करेगा, उंगली अपने मुंह में डाल कर उसको चूसता रहेगा। यानी क्या है, ऐसा करने से उसको प्लेजर मिल रहा है, खुशी मिल रही है, और वो अपने जो व्यक्तित्व या शरीर को क्या करता है, खुशी देता रहता है। तो इस अवस्था में बच्चा यही कर सकता है, इसीलिए क्या करता है, ये सब काम करके, यानी होठ चूस करके या जीभ को बाहर निकाल के जीभ को लपलपाएगा या उंगली चूसेगा, अपने आप को खुशी प्रदान करेगा। कभी कभी पैर का उंगली भी चूसता रहता है, जो चीज मिल जाए उसी को क्या करेगा, वो ऐसा चूसता रहेगा। इसके बाद की जो अवस्था आती है वो क्या होती है, आपका जो गुदीय अवस्था होती है। तो क्या है, एनल स्टेज, यानी 2 से 3 वर्ष का अवस्था को कहते हैं गुदीय अवस्था, एनल स्टेज। एनल स्टेज में क्या करता है, इसमें बच्चा टॉयलेट या मल त्याग करके आनंद प्राप्त करता है। तो इसमें बच्चा क्या करेगा, जो 2-3 साल का बच्चा होगा, जब क्या टॉयलेट के कारण, अर्थात उसको जब टॉयलेट लगेगा, कभी टॉयलेट को रोक लेगा, कभी टॉयलेट करेगा फिर रोक लेगा, इसमें उसको आनंद आता है, आनंद की अनुभूति होती है। इस तरह से क्या करता है, वो आनंद प्राप्त करता है। तो तरह तरह के स्टेज में तरह तरह से बात है। उत्तर लैंगिक अवस्था जो है, फॉलिक स्टेज, यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो फॉलिक स्टेज जो है, बालक का संतुष्टिकरण जननांगों पर केंद्रित हो जाता है। फ्रॉइड के अनुसार बालक अपनी माता तथा बालिका अपने पिता से प्रेम करती है और उसे दूसरे में बांटना नहीं चाहते हैं। इस अवस्था में आकर के 3 से 5 वर्ष के जो बच्चा होते हैं, यानी इसका जो संतुष्टिकरण है उसके जननांगों पे क्या होता है, आ जाता है, और ये उल्टा यानी विपरीत लिंग के प्रति क्या करता है, स्नेह ज्यादा इसमें होता है। इसके और बहुत सारे कारण हैं, जैसे आप देखिएगा जो बालिका है वो अपने पिता से ज्यादा प्रेम करती है, या पिता है बालिका से ज्यादा प्रेम करते हैं, उसके साथ ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। वहीं पे क्या है, माता है अपने बेटा से ज्यादा प्रेम करती है, स्नेह लगाव। तो इसको दूसरा सेंस में नहीं लेना है। तो इस तरह से क्या है, ये दूसरे के साथ क्या बांटना नहीं चाहते हैं। अब ये उत्तर लैंगिक अवस्था में जो 2 चीज और आता है वो क्या है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, यानी ओडिपस कॉम्प्लेक्स आता है, और एक आता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या है, ये इसके ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ओडिपस में क्या आता है, इसमें लड़का अपनी माँ से ज्यादा प्यार करता है अपने पिता के मुकाबले, इसी को हम लोग कहते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स। यानी जो लड़का या बेटा है वो क्या करता है, अपने माँ से ज्यादा प्यार करेगा, यानी पिता से क्या करता है, उसका लगाव क्या होता है, थोड़ा कम होता है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या सेम जेंडर है इसलिए ऐसा हो सकता है, सेम सेक्स के कारण ऐसा हो सकता है, या हो सकता है कि उसको पिता जो है हमारे समाज के अनुसार उसको डांट ज्यादा पड़ता होगा, या उसके साथ रहने से, हालांकि माँ ज्यादा प्यार करती है। लेकिन ये आया कहाँ से, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ये आया किसके नाम के ऊपर, ये क्या, ये ग्रीक मैथोलॉजी में एक कहानी है, उसी के अनुसार है। तो ओडिपस नाम का क्या था, एक राजकुमार था। उन्होंने क्या किया था, वो अपने पिता को क्या किया, मरवा दिया। अपने पिता को मरवा करके अपने माँ से क्या किया था, शादी कर लिया। उसका हालांकि वाइफ भी था। बाद में जब उसके राज्य में ये पता चला तो उसकी माँ और वाइफ दोनों ने क्या किया, सुसाइड कर लिया। तो उस ओडिपस के नाम पे ही क्या दिया गया, इसको ओडिपस कॉम्प्लेक्स इसका नाम दिया गया। इसमें दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। एक था ओडिपस कॉम्प्लेक्स, दूसरा जो है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत इसमें लड़की अपने पिता से ज्यादा प्यार करती है अपनी माँ के मुकाबले, अर्थात इसमें भी वही है, सेम जेंडर क्या है, जो अपोजिट जेंडर के साथ क्या कर रहा है, ज्यादा उसका लगाव या स्नेह रहता है। जैसे लड़की है क्या कर रही है, अपने पिता से क्या हो रहा है, उसका ज्यादा स्नेह है, ज्यादा लगाव है। तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जिस तरह से ओडिपस क्या था, ग्रीक मैथोलॉजी कैसे लिया गया था, वहीं पे क्या है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स भी एक कहानी है जो क्या है, ग्रीक मैथोलॉजी अर्थात हिस्ट्री से लिया गया है। तो इलेक्ट्रा नाम की क्या थी, एक राजकुमारी थी। तो राजकुमारी जो थे, उसके पापा जो थे, राजा जो थे, उससे वो बहुत स्नेह करते थे, यानी उसको बहुत लगाव था, अपने बेटे को बहुत पसंद करते थे। वहीं पे उसकी माँ थी, उसका भी अपना क्या था, जो रानी थी उसका एक बॉयफ्रेंड था, और उसने क्या किया था, राजा को मरवा दिया। इलेक्ट्रा ने अपने छोटे भाई को, राजकुमार को, दूर देश भेज दिया माँ से बचाने के लिए। जब क्या करता है, राजकुमार बड़ा हो जाता है तो वो वापस आता है और क्या करता है, वो अपने माँ और
जो उसके बॉयफ्रेंड है उसको क्या कर मरवा देता है। तो ऐसा है कि लेकिन इसका पुख्ता सबूत नहीं मिलता है कि इलेक्ट्रा जो है वो अपने पिता से शादी किया या क्या, ऐसा नहीं मिलता। लेकिन वहीं से क्या है ये लिया गया। तो एक था ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और एक था इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। उन्हीं कहानियों के आधार पर क्या है इसको नाम दिया गया है इसका। वहीं पर देखते हैं क्या है सुप्तावस्था जो है चौथा अवस्था है क्या लेटेंसी पीरियड जिसको कहते हैं, जो 5 से 12 साल का जब होता है बच्चा। इसमें क्या करता है, इसमें जो है काम क्रियाएं बंद हो जाती हैं। जो क्या था सेक्सुअल डिजायर था यानी शरीर का जो प्लेजर था ये क्या है बच्चा अब इसमें क्या करता है बंद कर देता है। और बच्चा क्या करता है अपने सेम जेंडर के साथ रहना शुरू करता है। आप देखिएगा 5 से 12 साल का बच्चा क्या है लड़का लड़कों के साथ रह रहा है, जो लड़कियां हैं लड़कियों के साथ रह रहा है। ऐसा उसमें अपने आप क्या कर रहा है ये हो जाता है। इसके बाद क्या है जो 5वीं अवस्था है वो क्या है जननांगीय अवस्था है, जेनिटल स्टेज कहते हैं। यह क्या 12 से 18 वर्ष का जो होता है यानी इसमें क्या होता है विपरीत लिंग के प्रति गहरी यौन रुचि विकसित होती है। यानी इस स्टेज में आकर के फिर क्या करता है ऑपोजिट जेंडर के साथ क्या ऑपोजिट सेक्स के साथ उसका लगाव बढ़ना शुरू हो जाता है, उसके प्रति आकर्षक होना शुरू हो जाता है। तो इसमें व्यक्ति सबसे ज्यादा अपने आप से और एक और जो आता है उसके बाद क्या आता है उसको कहते हैं स्वयंमोह। स्वयंमोह यानी नार्सिज्म कहते हैं। इसमें क्या करता है व्यक्ति सबसे ज्यादा अपने आप से क्या करता है प्यार करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं स्वयंमोह। नेक्स्ट देखेंगे तो समायोजन क्या है, समायोजन और देखेंगे कुसमायोजन क्या है। तो समायोजन जिसको हम एडजस्टमेंट कहते हैं यानी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना क्या कहता है समायोजन कहलाता है, ताकि अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। यानी समायोजन यानी कहीं भी है किसी भी आप एनवायरनमेंट में किसी भी समाज में है वहां के सिचुएशन के अनुसार यदि आपने वहां पे ढाल लिया, वहां पे आप अच्छा से रह रहे हैं, कोई मतभेद नहीं है आपके बीच, तो क्या हो जाएगा आपने बताया आप एडजस्टमेंट कर लिया, आप समायोजित हो गए हैं। वहीं पे कुसमायोजन से तात्पर्य क्या है, कुसमायोजन यानी मॉल एडजस्टमेंट से क्या तात्पर्य, इसका मतलब हो गया यदि कोई व्यक्ति वातावरण में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता तो वो क्या होता है कुसमायोजन को दर्शाता है। यानी आपको जो चीज चाहिए और वो क्या कर रहा है आपको वहां से प्राप्त नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा आप कुसमायोजन को दर्शाइएगा। घर हो बाहर हो समाज हो कहीं भी, घर में भी कभी कभी आपकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता, आपकी जो इच्छाएं उसको भरपाई नहीं होती, तो आप क्या करते हैं वहां पे गुस्सा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, खिलौना तोड़ना शुरू करते हैं। बचपन से ही शुरू हो जाता है, खिलौना तोड़ते हैं, बड़ा होकर बड़ा सामान तोड़ते हैं। इस तरह से हम क्या कहेंगे उसको कुसमायोजन कहेंगे। यही हो जाता है आपके समाज के साथ भी है, बाहर भी है, स्कूल में भी है, कक्षा में भी, हर जगह क्या हो रहा है इस तरह से। यानी आपकी इच्छा वहां पूरा नहीं हो रही है, इसीलिए आप क्या कर रहे हैं कुसमायोजित यानी एडजस्ट नहीं कर पा रहे अपने आप को। यानी समाज में तो एडजस्ट कर लेना, कुछ समाज में अपने आप को उस माहौल या उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाना को हम लोग क्या कहते हैं कुसमायोजन या माल एडजस्टमेंट कहते हैं। अब है कुसमायोजन के तत्व का एलिमेंट ऑफ माल एडजस्टमेंट, यानी आप में या किसी बच्चा में कुसमायोजन हुआ या अपने आप को उस एनवायरनमेंट में नहीं ढाल पाया, कहीं पे एडजस्ट नहीं कर पाया, इसे क्या कारण है, इसी कारण को हम लोग देखेंगे। जो पहला कारण हो क्या है तनाव यानी स्ट्रेस। तनाव के कारण क्या होता है ये कुसमायोजन अर्थात माल एडजस्टमेंट। जब व्यक्ति वातावरण और मांग के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता तो क्या होता है तनाव में आ जाता है। तो वातावरण और मांग के अनुरूप जैसे आप ही क्या कर रहे हैं बहुत कम समय आपके पास बचा है, बहुत ज्यादा सिलेबस भी आपके पास बचा है और आपका एग्जाम टेट का एग्जाम दे रहे हैं, आप पूरा नहीं कर पा रहे तो आप क्या होगा स्ट्रेस में आ जाओगे, तनाव में आ जाओगे। तो क्या होगा इसका प्रभाव दूसरे काम पे पड़ेगा, या कोई भी चीज है इच्छा उसकी पूरा नहीं हो पा रही है जो चाहिए तो क्या होगा स्ट्रेस में आ जाएगा। उसको जो टारगेट दिया गया बच्चा ही है, कक्षा में होमवर्क दिया गया, टारगेट बहुत ज्यादा दे दिया, प्रोजेक्ट वर्क वो नहीं कर पाया तो स्ट्रेस में आ जाएगा। तो यही है, तो स्ट्रेस में आना तनाव क्या है कुसमायोजन का क्या एक महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा क्या है दबाव यानी कंप्रेशन, दबाव है। तो दबाव प्रतियोगिता के कारण होता है, आत्मसम्मान के लिए व्यक्ति क्या करता है दबाव में आ जाता है यानी प्रतियोगिता के कारण। यानी प्रतियोगिता कहाँ पे हर जगह प्रतियोगिता, हर जगह आजकल कंपटीशन है, कक्षा में कंपटीशन है, खेल के मैदान में कंपटीशन है, यानी आप एग्जाम दे रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं वहां पे कंपटीशन, हर जगह बिजनेस में कंपटीशन, सब चीज में है। तो प्रतियोगिता यदि जिससे आप करिए आप कंपेयर कीजिएगा अपने आप को दूसरे से, क्या होगा आपको प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ने से क्या हो जाएगा
तनाव उत्पन्न होगा। यहीं पे आत्मसम्मान के लिए भी क्या ऐसा कर रहा है, यानी कोई भी काम कर रहे हैं आप, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा कि ये एग्जाम को आपको पास करना है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि घर से रहेगा कि ना बहुत अच्छा बच्चा है अर्थात ये पास करेगा, ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है। यदि आप नहीं कर पाए तो आप क्या है, दबाव में आ जाएंगे, आप सोचेंगे कि इतने सारे आशा है, मम्मी का, पापा का, अपने रिश्तेदार का, सबका आपके ऊपर विश्वास है, इसलिए आप क्या है, एक्स्ट्रा प्रेशर में है। इसके लिए भी, आत्मसम्मान के लिए भी है। कुंठा, फ्रस्ट्रेशन के कारण भी क्या होता है, कुसमायोजन होता है, किसी भी इच्छा में बाधा आने से उसकी उम्मीद खत्म हो जाना कुंठा कहलाती है। यानी किसी भी इच्छा में बाधा आना अर्थात आपने एक इच्छा की कि ना इस बार मान लीजिए जन्मदिन या किसी पे आपको बहुत अच्छा पुरस्कार मिलेगा लेकिन नहीं मिला, तो आपको क्या इच्छा को दमित कर दिया गया, आप कुंठित हो गए। या आपके कई सारे भाई बहन हैं, तो इसमें देखा गया कि एक भाई को अच्छा सा पुरस्कार मिला या कुछ भी मिला, अच्छा कपड़ा मिला, अच्छा गिफ्ट मिला, या उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया और दूसरा को नहीं कराया गया, तो उसकी इच्छा पूर्ति नहीं है, उसके साथ भेदभाव, तो क्या होगा, कुंठित हो जाएगा। जब वो क्या करेगा, अपने भाव को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, अपने मन के बात को मन में ही रखेगा और वो कुंठित हो जाएगा, उसका ये बात क्या होगा, उसका अचेतन मन में जाके बैठ जाएगा और ये उसको हमेशा याद रहेगा। तो वहीं पे क्या है, एक है जो द्वंद्व है, यानी द्वंद्व यानी कॉन्फ्लिक्ट, इसके कारण भी क्या होता है, कुसमायोजन होता है। जब एक ही समय में दो शक्तियां जागृत हो जाती है तब व्यक्ति के अंदर क्या होता है, द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है, यानी दो काम है तो इसमें द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है, क्या करे क्या ना करे, क्या अच्छा है क्या बुरा है, करे कि ना करे, यानी कुछ ऐसा काम आपके सामने आ जाए, यानी दो काम की दोनों ही जरूरी है, किसको करे किसको ना करे, तो उसमें क्या होगा, द्वंद्व होगा और आप क्या होगा, तनाव में आ जाएंगे। मान लिया आपके दो सबसे अच्छे दोस्त हैं, दोनों का बर्थडे है, तो कहाँ जाएंगे, इसमें जाएंगे तो वो नाराज हो जाएगा, उसके पास जाएंगे ये नाराज हो जाएगा, या दो अच्छे दोस्त है दोनों का शादी हो रहा है, किसके शादी को आप, दो अलग अलग शहर में किसका शादी आप अटेंड करेंगे, दो अलग, मान लीजिए आपका सीटेट का एग्जाम, आपका WB टेट का एग्जाम, दोनों एक साथ पड़ गया, कौन सा एग्जाम देंगे। इस तरह से आदमी क्या द्वंद्व की स्थिति में आ जा रहा है, तो क्या होता है, उसमें तनाव उत्पन्न होना क्या है, लाजमी है, और इसी कारण क्या है, कुसमायोजन होता है। नेक्स्ट है क्या, सुरक्षा उक्तियां अर्थात डिफेंस मैकेनिज्म जिसको कहा जाता है। तो इसमें क्या है, जो सिगमंड फ्रायड यूज दिस टर्म डिफेंस मैकेनिज्म इन साइको एनालिटिक थ्योरी, किसमें क्या था, साइको एनालिटिक थ्योरी में। ये ऐसी युक्तियां होती है जिसमें व्यक्ति विशेष परिस्थिति में अपनी चिंता और कमियों से मुक्ति पाने के लिए क्या करते हैं, एक अस्थायी कवच को साधन के रूप में इस्तेमाल करता है। यानी जितने सारा कारक आया, तनाव आया, दबाव आया, जो भी आया, द्वंद्व आया, यानी उसको जो स्ट्रेस है, यानी अपनी कमियों को दूर करने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए जो आदमी सोचता है, जो करता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। इसके अंतर्गत वो यही करता है, हालांकि अस्थायी नहीं होता है, फिर भी वो क्या करता है, करने की कोशिश करता है, जिससे क्या हो, उसको क्या मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल सके या अपने आप को क्या कर सके, उससे बचा सके इस प्रभाव से। इसमें क्या है, इसमें है जो कुछ जो कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म है यहाँ पे दिया गया है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो ऐसे बहुत सारा जो कुछ महत्वपूर्ण है वो है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन है, डेनियल जिसे इनकार करना है, रिप्रेशन दमन, सब्लिमेशन उच्च बनाने की क्रिया जो है, प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेपण है, सप्रेशन यानी समन है, रेशनलाइजेशन यानी युक्तिकरण है, रिग्रेशन यानी वापसी है, कॉम्पेंसेशन यानी मुआवजा, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। ये कुछ महत्वपूर्ण जो है कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म है भी, इसके अलावा और भी कई सारा डिफेंस मैकेनिज्म है, तो हम लोग इसी के बारे में देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड ही प्रश्न क्या है आपके एग्जाम में आता है। तो पहला जो क्या था, प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेपण, यानी हमारे अपने अस्वीकार गुणों या भावनाओं को लेना और उन्हें दूसरे लोगों पर क्या कर देना, आरोपित कर देना। यदि आप किसी को पसंद नहीं करते हैं तो आप मानते हैं कि वो भी आपको पसंद नहीं करता, यानी अपना जो भी काम है वो दूसरे पर से गलती हो गया, दूसरे पर क्या करे, आप उसको प्रक्षेपित कर दिए, यानी दूसरे को आरोपी ठहराए, अपने आप को कभी भी क्या है, कोई गलती को नहीं मानता है। वहीं पे क्या है, डेनियल में क्या होता है, यानी कभी कभी कुछ सच होता है फिर भी व्यक्ति उसके अस्तित्व या सच्चाई को नहीं मानता है, इनकार करता रहेगा, क्योंकि उसका सामना करना बहुत असुविधाजनक होता है, यानी सच्चाई से दूर भागना जिसको कहते हैं। यानी लोग क्या है, सच है, उसके वास्तविक है, लेकिन फिर भी उसको नहीं मानेंगे, उससे मुंह फेर लेते हैं कि ना, वो सोचेंगे हटाओ इसको छोड़ दो। यानी आपके जीवन में जो कठिनाई है, आप उस कठिनाई के ऊपर क्या करते हैं, नहीं सोचते हैं, बस उसको हटा देते हैं, कठिनाई को सोचना ही छोड़ देते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, जो समस्या है वो समाधान उसका नहीं होता है और ज्यादा मुसीबत बन के आता है। तो क्या कहता है, डेनियल यानी कि इनकार। इसके बाद जो है
तीसरा है दमन यानी रिप्रेशन। इसमें व्यक्ति के कष्टदायक यादें या विचार या क्या होती है भावना अचेतन मन में क्या होता है चली जाती है। यानी जो भी चीज है यानी रिप्रेस करना यानी दमन कर देना। आपकी इच्छाएं हैं या वो इच्छाएं अच्छा वाला हो कष्टकर हो कैसी भी यादें हैं वो क्या कर रहे हैं आप उसको पूरा नहीं कर पाया या उससे आप निकल नहीं पाए, ये क्या होगा आपके अंतर मन में चला जाएगा अचेतन मन में, वहीं पे क्या है ये दमित हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे दमन या रिप्रेशन कहते हैं। वो अंतर मन में चला गया और क्या है जिंदगी भर के लिए वहीं पर रहता है और कुछ ज्यादा कष्टकर यादें होगा जो आपको बार बार टीस देता है तो क्या होगा जो 10 साल 20 साल बाद ही वो आपको याद हो जाएगा, नहीं आप उसको रिकॉल कर पाएंगे। या छोटी मोटी घटनाएं होंगी तो आप उसको क्या करेंगे भूल जाएंगे, बहुत याद दिलाने के बाद आपको क्या होगा वो याद आएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं दमन या रिप्रेशन यानी सुरक्षा मैकेनिज्म। अपने आप को क्या करें उस कष्ट से बचाने के लिए उस विचार से बचाने के लिए आप उसको अंतर्मन में भेज देते हैं और छोड़ देते हैं और या भूलने की कोशिश करते हैं और भूल जाते हैं। वहीं पे प्रतिगमन या रिग्रेशन, ये क्या है जब किसी व्यक्ति को कोई तनाव होता है तो वह क्या है उसे बचने के लिए पास्ट में चला जाता है। कहाँ पास्ट में चला जाता है, जैसे गुस्सा आने पर बच्चों की तरह क्या करना चिल्लाना या तोड़फोड़ करना, पास्ट में चला जाना। जिस तरह से बच्चा क्या करता है गुस्सा आने पर तोड़ता फोड़ता है, खिलौना तोड़ता है, सामान तोड़ता है, उसी तरह से जब व्यक्ति को कोई बहुत ज्यादा दबाव आ जाए तनाव आ जाए स्ट्रेस आ जाए तो क्या करता है उससे बचने के लिए क्या करते हैं सामान को तोड़ना फोड़ना शुरू करता है, चिल्लाना शुरू कर देता है। देखिएगा बहुत सारे आदमी गुस्सा हो जाने पर बहुत चिल्लाते हैं यानी वो अपने आप को क्या कर रहे हैं तनाव को कम करने की कोशिश कर रहा है, वो पास्ट में यानी जो बचपन में कर रहा था। इसी तरह से बहुत जगह तो आजकल बड़े बड़े शहरों में ऐसा मतलब क्लब बनाया गया यानी आप जाइए रुपया दीजिए और गुस्सा आ गया आपको तनाव में है वहां रुपया दीजिए और सामान को तोड़िए फोड़िए। इस तरह से क्या है एक संस्था जिससे क्या हो आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं यानी घर के सामान को तोड़ने के बजाय वहां जाके तोड़िए। तो इस तरह से क्या है प्रतिगमन और रिग्रेशन। इसके बाद जो है तर्क संगति है रेशनलाइजेशन से, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई व्यक्ति अपनी बात को सही ठहराने के लिए झूठे कारण और प्रतिक्रिया देता है। जैसे पेपर पास होने पर अध्यापक का दोष देना, आप देखे होंगे आप जो बच्चे हैं यदि ठीक से एग्जाम में रिजल्ट उसका अच्छा नहीं आया तो सीधे कहें नहीं टीचर तो अच्छा नहीं पढ़ाया, इस बार क्लास ही नहीं हुआ ठीक से, सिलेबस पूरा नहीं किया। यानी उसके पास सारा संसाधन मौजूद है, किताब है, कॉपी है, कलम है, लाइट है, सब कुछ है, पंखा है, सब है उसके पास, लेकिन एग्जाम में अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो गलती किसका हो गया टीचर का गलती हो गया, चाहे उसका ट्यूशन टीचर हो स्कूल टीचर हो कोई भी उसको गलती देगा। यानी अपना गलती नहीं मानेगा कि हमने पढ़ाई नहीं किया यानी ये उसका गलती है फिर भी उसको क्या करेगा वो नहीं मानेगा। अर्थात इसमें अपने गलती को ना मानना अपने आप को सही ठहराना। कभी भी आप देखिएगा रास्ता में देखिएगा दो साइकिल वाले या किसी के साथ टक्कर लग जाता है तो कोई अपना गलती नहीं मानेगा कि नहीं हमसे गलती हो गया हमें क्षमा कर दीजिए, ऐसा नहीं कहेगा। दूसरे कोई नहीं, आप गलत साइड से आ रहे थे आपने नहीं देखा आप फोन पर बात करके जा रहे थे, यानी दूसरे को क्या करना गलत ठहराना। इसके अंतर आता तर्क संगति के अंतर आता है रेशनलाइजेशन के अंतर्गत। इसमें भी क्या है ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, भले ही गलत हो लेकिन कोशिश कर रहा है अपने आप को बचाने की, यही इसका है। इसके बाद क्या है उदात्तीकरण यानी सब्लिमेशन जिसको कहते हैं। इसमें व्यक्ति अपनी अनैतिक इच्छाओं को प्रेरणाओं की संतुष्टि समाज के स्वीकृत उद्देश्यों के अनुसार करता है। यानी इसका में क्या है उसके भीतर जो बुराइयां जो गुण है या जो समाज के अनुसार जो उसका गुण नहीं है उसको कंप्लीट तो करेगा यानी उसी को लागू करेगा, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन बदल देगा। यानी उसी चीज को करना है लेकिन डायरेक्शन क्या करना है बदल देना है, जो समाज के अनुरूप हो समाज के अनुकूल हो उसके अनुसार देखना। जैसे आप देखते हैं बचपन में गुस्सैल बच्चे यानी बहुत ज्यादा गुस्सैल बच्चे को बड़े होकर बॉक्सर बना देना, यानी जो बचपन में बहुत मारपीट कर रहा है यानी उसके क्या कैरेक्टर में यह आ गया कि मारपीट करता ही रहेगा इधर उधर, बस उसको क्या करिए बॉक्सिंग लाइन में भेज दीजिए यानी बॉक्सर बना दीजिए, चलो वहां जाकर मारपीट कर अपना गुस्सा जितना दिखाना है दिखाते रहो। तो इस तरह से क्या होगा उसका तनाव कम होगा और वो क्या होगा जो समाज के अनुरूप वहां पे क्या होगा एक नियम के अनुसार वो बॉक्सिंग करेगा मारपीट करेगा और समाज के अनुरूप करेगा, यानी उसकी क्या है जो इच्छा है वो भी पूरा हो रहा है लेकिन समाज के अनुसार हो रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं उदात्तीकरण, यानी क्या है डायरेक्शन को अपना डायरेक्शन को चेंज कर। नेक्स्ट जो है वो है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन अर्थात डिस्प्लेसमेंट है। इसके अंतर्गत क्या करता है जब व्यक्ति अपने संवेग विचार और इच्छाओं को क्या कहते हैं व्यक्त करने में असमर्थ होता है तो वह किसी अन्य पर अपनी भावना को अभिव्यक्त करके समायोजन स्थापित करता है। यानी जो चीज वो खुद नहीं कर पा रहा है यानी किसी भी कारण से अपने भावनाओं को व्यक्त कर नहीं पा रहा है वो दूसरे पे क्या करेगा
थोपना शुरू कर देगा। जैसे क्या है, मान लीजिए ऑफिस में बॉस की डांट पड़ने पर, यानी ऑफिस में बॉस की डांट पड़ रहा है अर्थात बॉस के सामने क्या कर रहा है, अपने भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, भले कि उसका गलती हो या ना हो, तो क्या करेगा, उसी चीज को वो कहाँ पे निकालेगा, वो क्या कर रहा है, घर आकर के अपने बच्चों पे क्या करता है, गुस्सा निकालेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, किसी पे या रास्ता में कोई मिल गया उसके ऊपर गुस्सा निकालेगा, यानी वहां जो व्यक्त नहीं कर पाया दूसरी जगह क्या करेगा, उसको निकाल देगा। इसके बाद आता है सुरक्षा युक्तियां में है समन यानी सप्रेशन। इसके अंतर्गत क्या कर रहा है, जब व्यक्ति की कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो वह क्या करता है, फोर्सफुली उस इच्छा को भुला देता है। यानी जब जान गया कि हमारी ये इच्छा क्या है, ये पूरा नहीं होगा, तो क्या करेगा, बलपूर्वक उस इच्छा को क्या करेगा, भुला देगा, और ये इच्छा कहाँ चला जाएगा, उसके अचेतन मन में जाकर के संचित हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, समन या सप्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो है क्षतिपूर्ति या कॉम्पेंसेशन जिसको कहते हैं। क्षतिपूर्ति में इसमें व्यक्ति एक क्षेत्र की कमियों या असफलताओं को दूसरे क्षेत्र से पूरा करता है। जैसे कम लंबाई वाली लड़की द्वारा ऊंची हील वाली सैंडल का पहनना, अर्थात इसमें क्या हो गया, जो उसकी जो कमी था वो दूसरे तरीका से उस कमी को क्या करता है, पूरा करने की कोशिश करता है। तो बहुत सारा इसका ये है। इसमें क्या है, आत्मीकरण या तदात्मीकरण यानी आइडेंटिफिकेशन। इसमें व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर खुद को उसके व्यक्तित्व में ढालने का प्रयास करता है, यानी उसी की तरफ बनने की कोशिश करता है। जैसे आपने देखा होगा किसी अभिनेता को देखकर उसके जैसा बनने की कोशिश करने लगता है, यानी कोई इस एक को रोल मॉडल मान लेता है, कोई क्रिकेटर को देख के उसी की तरफ बनने की कोशिश करता है, कोई फुटबॉलर को देख करके, कोई हीरो को देख करके, हीरोइन को देख करके उसी तरह की कोशिश करने लगता है। उसी को हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, आत्मीकरण या तदात्मीकरण। तो ये क्या था, कुछ महत्वपूर्ण क्या था, डिफेंस मैकेनिज्म था जिससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अब एरिक्सन का। इतना देर हम लोग देख रहे थे सिगमंड फ्राइड का, अब हम लोग क्या देखेंगे, एरिक्सन का, जो है एरिक्सन का थ्योरी। इसको क्या दिया था, साइको सोशल डेवलपमेंट, क्या दिया था, साइको सोशल। देखेंगे इसमें जो एरिक एरिक्सन था उसका समय काल क्या है, 1902 से लेकर के 1994 तक है, और ये क्या था, जर्मन और अमेरिकन दोनों मिला करके, जर्मन अमेरिकन साइंटिस्ट था। इसने मनोविज्ञान के क्षेत्र में अहम यानी ईगो जो है, अहम मनोवैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा जो प्रतिवादित व्यक्तित्व सिद्धांत फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से भी क्या है, काफी प्रभावित है। तथापि इन्हें अपने सिद्धांत में कुछ ऐसे कारकों को भी महत्व दिया, अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि जो एरिक एरिक्सन है वो फ्राइड के जो सिद्धांत है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी साइको एनालिटिक थ्योरी जो है उससे प्रभावित है। अर्थात जो पूछा जाएगा आपसे तो फ्राइडवादी मनोवैज्ञानिक कौन है, तो फ्राइडवादी क्या हो जाएगा, आपको एरिक एरिक्सन हो जाएगा, क्योंकि ये फ्राइड के जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, साइको एनालिटिकल थ्योरी, उससे क्या बहुत प्रभावित है, यानी उस थ्योरी को ये क्या करते हैं, मानते हैं। इसके अलावा भी ये कुछ अपना क्या क्या है, नया थ्योरी दिया है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो फ्राइडवादी होगा तो कौन हो जाएगा आपका, एरिक एरिक्सन। तो इसने क्या दिया था, 3R के ऊपर बताया था, यानी मनोसामाजिक विकास की प्रत्येक अवस्था में क्या बताया था, 3R होते हैं। किसके अनुसार, एरिक एरिक्सन के अनुसार। आपका पूरा जो जीवन है इसी 3R के इर्द गिर्द क्या करता है, घूमता है। जैसे पहला बताया उसने R में कर्म कांडता यानी रिचुअलाइजेशन, यानी R से क्या हो जाएगा, पहला R से रिचुअलाइजेशन, कर्म कांडता यानी कर्म कांडता क्या, रिचुअलाइजेशन क्या है, समाज के व्यक्तियों के साथ सांस्कृतिक रूप से स्वीकार किए गए तरीके से व्यवहार या अंतःक्रिया करना, उसी को क्या कहते हैं, कर्म कांडता यानी रिचुअलाइजेशन कहते हैं। अर्थात आपका जो समाज है, समाज में जो नियम है उसी के अनुसार क्या करें, समाज से इंटरेक्शन कर रहे हैं, समाज में घुल मिल रहे हैं, अपने आप को व्यवस्थित कर रहे हैं, अपने आप को समाहित कर रहे हैं, जो समाज के नियम कानून सभी को मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कर्म कांडता या रिचुअलाइजेशन कहते हैं। वहीं पे दूसरा R जो है कर्म कांड यानी रिचुअल, दूसरा R से क्या है, रिचुअल यानी वयस्क लोगों के समूह द्वारा आवृत्ति स्वरूप की मुख्य घटनाओं को क्या कहते हैं, दिखाने के लिए किए गए कार्य, टास्क डन बाय ग्रुप ऑफ एडल्ट्स टू शो द मेन इवेंट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी नेचर।
उसी को हम लोग रिचुअल्स। वहीं पर तीसरा क्या है, कर्म कांड बाद, यानी रिचुअलिज्म। रिचुअलिज्म के अंतर्गत क्या आता है, कर्म कांडता में जो विकार उत्पन्न होगा, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे एरिक्सन ने क्या कर्म कांडवाद का नाम दिया। इसमें प्राणी स्वयं अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करता है। तो यही क्या है आपका कर्म कांडता, कर्म कांड और कर्म कांडवाद, इन्हीं 3R के ऊपर क्या है आदमी का व्यक्तित्व क्या करता है, घूमता रहता है, यानी निर्भर करता है इसके चारों ओर। इसके बाद है जो मनोसामाजिक आहंग विकास की अवस्थाएं, जो स्टेज ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो कितने हैं, एरिक्सन ने कितने दिया। एरिक्सन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक क्या था, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जो क्या था 1963 में लिखा था, में मनोसामाजिक जो विकास की है, जो उसने क्या बताया, 8 अवस्थाएं बताई हैं। इन्हीं 8 अवस्थाओं के बारे में क्या करना है हम लोग जानेंगे। तो इसमें क्या है, जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार से मानव व्यक्तित्व का विकसित होता है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत देखेंगे जो 8 अवस्थाएं हैं। तो पहला अवस्था को एरिक्सन ने क्या बताया था, शैशवावस्था। अवस्था तो आप लोगों ने कई बार पढ़ लिया, बहुत सारे जो मनोविद है उसमें अवस्थाओं का आप लोगों ने देखा। इसका जो था एरिक्सन के अनुसार क्या है, शैशवावस्था, यानी शैशवावस्था में क्या नाम दिया उसको, विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। इन्फेंसी में दिया ट्रस्ट वर्सेज डिसबिलीफ। वहीं पर दूसरा क्या, प्रारंभिक बाल्यावस्था, स्वतंत्रता बनाम क्या लज्जाशीलता, अर्ली चाइल्डहुड इंडिपेंडेंस वर्सेस क्या साइनेस, खेल अवस्था। यानी तीसरी अवस्था यानी पहल शक्ति बनाम दोषिता, इसको नाम दिया गया था, गेम स्टेज, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। स्कूल अवस्था यानी परिश्रम बनाम क्या हीनता, स्कूल स्टेज में क्या हार्ड वर्क वर्सेस इंफीरियरिटी। किशोरावस्था यानी क्या है, अहम पहचान बनाम क्या भूमिका संभ्रांति, एडोलसेंस ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन्स। वहीं पे 6 नंबर क्या है, तरुण वयस्कावस्था, घनिष्ठ बनाम विलगन, यंग एडल्टहुड, इंटीमेसी वर्सेस क्या आइसोलेशंस। उसके बाद क्या है, मध्य वयस्का अवस्था यानी जननात्मकता बनाम क्या स्थिरता, मिडल एडल्टहुड, जेनरेटिविटी वर्सेस क्या स्टेबिलिटी। और लास्ट जो क्या है, परिपक्वता, अहम संपूर्ण बनाम निराशा, यानी मैच्योरिटी, ईगो, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्ट्रॉय। यानी 8 भागों में क्या जीवन को एरिक एरिक्सन ने विभाजित किया। इस 8 भागों का अब हम देखेंगे कि प्रत्येक भाग में आदमी का व्यक्तित्व किस तरह से रहता है। तो पहला क्या था, यहाँ पे ये देखिए चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है, शुरू से लेकर के आपका जो है जन्म से लेकर के जो है साइकिल चलता है मृत्यु पर्यंत साइकिल। ये बार बार क्या होगा, सभी के जीवन में ये साइकिल आना अब संभव है, सभी के जीवन में आता है और ये चलता ही रहेगा, जन्म लेगा और उसको मृत्यु होना है ही, और वो क्या करेगा, विभिन्न अवस्थाओं से क्या होगा, उसको गुजरना ही पड़ेगा। तो इसी के बारे में देखते हैं कि पहला अवस्था था जो विश्वास बनाम अविश्वास, यानी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो था। इसमें क्या था, उम्र बताया गया बर्थ से लेकर 1.5 या 2 साल, 0 अर्थात बर्थ से लेकर के 1.5 या 2 साल तक के उम्र को हम लोग क्या कहते हैं, विश्वास बनाम अविश्वास, यानी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसमें क्या होता है, जिन बच्चों को माता पिता से प्यार आदि मिलता है, उनमें विश्वास का भाव क्या होता है, विकसित होता है। यानी जो बच्चे को देखिएगा, जिस घर में मम्मी पापा दादा दादी जो है बच्चे से ज्यादा स्नेह करते हैं, बच्चे से लगाव रहता है, उसमें भी क्या होता है, वो बहुत ही विश्वास रहता है अपने मम्मी पे, पापा पे, उसके रिलेटिव्स पे है। लेकिन दूसरी तरफ जिन बच्चों को माता पिता का प्यार आदि नहीं मिलता, वो क्या करता है, रोना बिलखना शुरू कर देता है। इस क्रिया से बच्चों में अविश्वास उत्पन्न होना क्या होता है, शुरू हो जाता है। यानी बहुत सारे फैमिली ऐसे भी है जहाँ पे क्या है, मम्मी पापा किसी भी कारण से अपने में मतभेद के कारण हो या किसी कमी के कारण हो या समय ना होने के कारण बच्चे को तुरंत डांट देते हैं, बच्चे पे झगड़ा करते हैं, बच्चे से चिढ़ रहते हैं या बच्चे को समय नहीं दे पाते थे। ऐसे बच्चे क्या करते हैं, वो अपने ही फैमिली मेंबर पर विश्वास नहीं करता, उसको विश्वास नहीं रहता और चिड़चिड़ा हो जाता है। इस अवस्था में ऐसा होता है क्या, विश्वास बनाम अविश्वास जो पहली अवस्था है इसमें, यानी इसमें लगाव क्या है, बच्चे से बहुत ही जरूरी है, बच्चे को विश्वास दिलाना। इसमें और है स्वायत्ता का अर्थ, जो स्वायत्ता था, स्वायत्ता स्वयं से, अर्थात जब बच्चे खुद से खाना कपड़ा पहनना ज्यादा पसंद करते हैं, लगते हैं, वे अब दूसरे पर निर्भर रहना नहीं चाहते, तो यह क्या था, स्वायत्ता कहलाता है। ये उसकी क्या थी, दूसरी अवस्था, यानी स्वायत्ता बनाम शर्म, यानी लज्जा और शक। इसमें क्या है आपका, यहाँ पे 15 नहीं होगा, 1.5, यानी 1.5 या 2 से 3 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है, जब बच्चा स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता के द्वंद्व को सफलता पूर्वक दूर कर लेता है। तो उसमें
एक विशिष्ट मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इच्छा शक्ति कहते हैं। जब इस अवस्था को पूरा कर लेता है, खुद से जब काम करना क्या है शुरू करता है और इस स्टेज को पूरा कर लेगा, यानी अपने से जब हर चीज करना, खाना, कपड़ा पहनना, सारा चीज देखेगा, जब बच्चा सीख लेता है तो बार बार जाएगा खुद से पहनने के लिए, यानी उसमें क्या इच्छा शक्ति क्या होता है, विल पावर, इसको नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया इसमें, विल पावर या इच्छा शक्ति। एरिक्सन के अनुसार इच्छा शक्ति से आशय एक ऐसी शक्ति से जिसके कारण बच्चा अपनी रुचि के अनुसार स्वतंत्र होकर के, अपनी रुचि के अनुसार स्वतंत्र होकर कार्य करता है, साथ ही उसमें आत्मनियंत्रण एवं आत्म संयम का क्या होता है, गुण भी विकसित हो जाता है। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। यानी बच्चा कोई काम सीख रहा है, उसको जो पसंद है उसके अनुसार वो काम कर रहा है, वो काम को बार बार करेगा, तो इसमें उसका कंट्रोल आना शुरू हो जाता है काम के ऊपर में। वहीं पे तीसरी जो अवस्था है वो क्या, पहल बनाम दोष, यानी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इसमें कितने साल का आता है, 3 से लेके 6 वर्ष के बच्चे हैं जो है इसके अंतर्गत आता है। जब बच्चे में समझने की क्षमता का थोड़ा विकास हो जाता है, यानी 3 से 6 वर्ष के बच्चा थोड़ा थोड़ा समझने लगता है, समझ रहा है कि परिस्थिति क्या है, समाज कौन है, एनिमल्स कौन है, किसके पास जाना खतरा है, कहाँ नहीं जाना है। 3 से 6 साल के बच्चे में इतने सारी समझ आना शुरू हो जाती है, तो क्षमता का विकास होता है, तो उसमें जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। क्या होता है, जिज्ञासा आ जाता है और बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाता है। उत्सुक होने की वजह से वह पहल करता है, अर्थात उसमें क्यूरियोसिटी आ जाएगी, तो क्या करेगा, पूछेगा, बार बार क्वेश्चन करेगा, यानी पहल करेगा वो। और दूसरी तरह जब माँ बाप उसकी उत्सुकता को दबा देते हैं, तो उसे डांट देते हैं, तो दोष भाव यानी गिल्ट उसमें उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए इसको पहल बनाम दोष बताया गया। यानी बच्चे में कुछ भी चीज देखेगा, तितली देखेगा तो तितली क्यों उड़ रहा है, कागज क्यों नहीं उड़ रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है तो बताया कि वो हवाई जहाज है ना पक्षी है, तो क्यों हो रहा है, इतना बड़ा कैसे है, छोटा कैसे, कैसे ये उड़ रहा है, तो बहुत सारे कुछ, पंखा क्यों चल रहा है, अपने आप क्यों चल रहा है, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन उसमें आता है। लेकिन क्या हो रहा है, जो उसके फैमिली मेंबर के पास, यानी मम्मी पापा भाई बहन किसी के पास यदि क्या है वो जवाब नहीं दे पा रहा है, या बहुत सारा क्वेश्चन हो रहा है तो भी नहीं दिया, तो बच्चे को डांट देते हैं, चुप कराते, चुपचाप बैठो, जाकर के टीवी देखो, मोबाइल देखो, इस तरह से दे देते हैं, या भगा देते हैं, बाहर जाओ खेलो, बहुत सारे कारण है। तो बच्चे में क्या गिल्ट की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो बच्चा जब क्यूरियोसिटी आता है तो पहल करता है, और जब डांट पड़ गया, दोषारोपण हो गया, उसमें दोष भाव उत्पन्न हो गया, गिल्ट, इसीलिए इसको क्या क्या पहल बनाम दोष की अवस्था कहा गया 3 से 6 वर्ष के बच्चों का। जब बच्चा पहल शक्ति बनाम दोषित के संघर्ष, यानी इस संघर्ष को पार कर लेता है, इस अवस्था को पार कर लेता है सफलतापूर्वक, हल खोज लेता है, तो उसमें उद्देश्य नामक एक नई मनोसामाजिक शक्ति क्या होती है, विकसित हो जाती है। क्या हो जाता है उसमें, उद्देश्य नामक, कौन सा, उद्देश्य नामक एक मनोसामाजिक शक्ति विकसित हो जाती है। इस शक्ति के बलबूते बच्चे में अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करने की क्षमता था, साथ ही उसे बिना किसी एक साथ है किसी डर के प्राप्त करने की सामर्थ्य का भी विकास हो जाता है। यानी इस अवस्था को पार करने के बाद, यानी समझ गया कि अच्छा सारा चीज है, ऐसा है, होता है, तो उसमें एक उद्देश्य आ जाएगा, पर्पोज आ जाएगा कि हमें ये करना है, ये नहीं करना, या उसका नया रास्ता खोजेगा। यदि घर से उसको संतुष्टि नहीं मिले तो बाहर जाकर क्या करेगा, अपनी क्यूरियोसिटी को पूरा करेगा, यानी उसमें उद्देश्य आ जाता है। नेक्स्ट जो है परिश्रम बनाम हीनता, यानी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी, यानी परिश्रम को यहाँ पर इंडस्ट्री कहा गया, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या करता है, बहुत ज्यादा परिश्रम किया जाता है, इसलिए इसको परिश्रम की जगह पे इंडस्ट्री यहाँ पे नाम दिया गया। इसमें क्या होता है, 6 से 12 वर्ष के बच्चे आते हैं, जिसको हम उत्तर बाल्य अवस्था भी कहते हैं। इसमें इस आयु में बच्चा माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है, अतः इसे परिश्रम कहते हैं। दूसरी तरफ अगर आपने बच्चे को कोई काम दिया और उस बच्चे की काम करने की क्षमता कम है, तो वह उस काम को नहीं कर पाएगा, इसलिए उसमें हीनता आनी शुरू हो जाती है। तो वहीं पे क्या है वो जो, इसीलिए इसको परिश्रम बनाम हीनता कहा गया। अर्थात आप जो काम दे रहे हैं, बच्चा क्या करेगा, बढ़ चढ़ के काम करेगा, लेकिन कुछ काम ऐसा भी है जो नहीं कर पाता है और अपने आप को गिल्ट महसूस करता है, उसमें क्या होता है, इन्फीरियरिटी यानी हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है। यदि बच्चा परिश्रम बनाम हीनता के संघर्ष से सफलतापूर्वक बाहर निकल जाता है, यानी इस स्टेज को पार कर लेता है, तो उसमें क्या होती है, सामर्थ्य नामक मनोसामाजिक शक्ति विकसित हो जाती है। यानी सामर्थ्य, इसको याद रखना है। सामर्थ्य का अर्थ क्या है, सामर्थ्य का अर्थ है किसी कार्य का पूरा करने में शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का समुचित उपयोग करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। और जो 5वीं अवस्था है किशोर अवस्था, जिसमें क्या होता है, पहचान बनाम भ्रांति होता है, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। 12 से 18 वर्ष का अवस्था को ये कहा गया है। इस आयु में बच्चे में अपनी पहचान बनाने की बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है। यानी दूसरी तरफ बच्चे
जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं कर सकते तो उनके पास बहुत सारे रास्ते क्या होते हैं, खुल जाते हैं। यानी किशोर अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति से उत्पन्न होने वाली समस्या का समाधान कर लेता है। तो उसमें कर्तव्य निष्ठा नामक विशिष्ट यानी कर्तव्य निष्ठा मनोसामाजिक शक्ति का क्या होता है, विकास होता है। एरिक्सन के अनुसार किशोरों में कर्तव्य निष्ठा की भावना का उदय होना उनके व्यक्तित्व विकास को इंगित करता है। ये था किशोर अवस्था में। इसके बाद जो है आत्मीयता बनाम अलगाव, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, यानी 18 से जो 35 वर्ष के जो उम्र है यानी पूर्व वयस्कावस्था जिसको कहते हैं। आत्मीयता में आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वह दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है, जिससे आत्मीयता कहते हैं। दूसरी तरफ जब आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता तो सबसे अलग रहता है, जिसे अलगाव कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, अलगाव कहा गया। यानी 18 से 35 वर्ष के जो लोग हैं, अर्थात इसमें क्या है वो वयस्क कहलाते हैं। यानी 18 वर्ष के बाद वयस्क हो जाते हैं। वयस्क होने से क्या है, उसको समाज के सारे नियमों को मानना पड़ता है, समाज के अनुसार उसको चलना पड़ता है। तो समाज में क्या करे, जब समाजित हो जाएगा, अच्छा से रहेगा, नियम फॉलो करेगा, अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेगा, तो क्या हो जाता है, समाज के अनुसार ढल जाता है समायोजन। और वो किसी कारण से यदि इसमें समायोजन नहीं कर पाता तो अलग रहने की कोशिश करता है, उसे हम लोग अलगाव कहते हैं या आइसोलेशन कहते हैं। इसीलिए इसको इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन बताया गया। इसके अनुसार क्या है, घनिष्ठता बनाम विलगन भी कह सकते हैं इसको, या अलगाव कहते हैं। से उत्पन्न समस्या का सफलतापूर्वक समाधान व्यक्ति में स्नेह क्या उत्पन्न होता है, स्नेह नामक क्या है विशेष मनोसामाजिक शक्ति क्या होता है, विकसित होती है। एरिक्सन के मतानुसार स्नेह का आशय किसी संबंध को कायम रखने के लिए पारस्परिक समर्पित होने की भावना या क्षमता का होना। जब व्यक्ति दूसरों के प्रति उत्तरदायित्व, उत्तम देखभाल या आदर भाव अभिव्यक्त करता है तो इस स्नेह की अभिव्यक्ति होती है। और इसके बाद जो है जननात्मकता बनाम स्थिरता यानी जेनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन, यानी 35 से लेकर 65 साल के उम्र में, इसको हम लोग मध्य अवस्था भी कहते हैं, मध्य वयस्कावस्था। जननात्मकता में हम लोग दूसरे लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, दूसरों का भला करने की सोचते हैं। दूसरी तरफ जब लोगों में इस सोच का विकास नहीं होता तो उसमें क्या होती है, स्थिरता आ जाती है। जब वो कुछ नहीं कर पाता है तो उसमें स्थिरता आ जाती है। अर्थात मान लीजिए इस अवस्था में आकर के 35 से 65 साल की अवस्था में आते आते आप क्या है, जो व्यक्ति है वो क्या होते हैं, शादीशुदा हो जाते हैं, उसके बच्चे हो जाते हैं, वो फैमिली के बारे में सोचते हैं, बच्चों के बारे में सोचते हैं, कुछ करना चाहते हैं, यानी अपने बच्चे के भविष्य के लिए उसे अच्छा स्कूल दिलाना चाहते हैं, उसे अच्छा ठहराव में रहना, खाना पीना उसकी व्यवस्था करना चाहते हैं। और जब वो क्या होता है इस काम को करता है तब क्या होता है जननात्मकता में, और जब स्थिरता कब आती है, जब वो उस काम को नहीं कर पाता है, जब वो काम देखता है कि इससे नहीं होगा, बहुत कोशिश करने के बाद भी, तो वो क्या होता है स्थिर हो जाता है, बस जैसे चल रहा है उसको चलने देना चाहता है। इसीलिए इस अवस्था को क्या बताया गया, जननात्मकता बनाम क्या है स्थिरता, यानी जेनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन कहा गया इसको। जब व्यक्ति जननात्मकता एवं स्थिरता से उत्पन्न संघर्ष का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो इसमें व्यक्ति में देखभाल नामक एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति का क्या होता है, विकास होता है। देखभाल का गुण विकसित होने पर व्यक्ति दूसरों की सुख सुविधा एवं कल्याण के बारे में सोचता है। तो पहले तो जब छोटा होता है तो खुद अपने बारे में ही लोग सोचता है, लेकिन जैसे ही इस अवस्था में आता है तब उसकी अपनी सुख सुविधा ज्यादा मायने नहीं रखती है, जबकि उसका फैमिली की सुख सुविधा, उसके बीवी हैं, बच्चे हैं, इसका है मम्मी पापा इस एज में उसके बूढ़े हो चुके होते हैं, तो उसके बारे में वो क्या करता है, ज्यादा सोचता है, यानी दूसरों के ख्याल क्या कर रहा है वो ज्यादा रख रहा है इस मध्य वयस्कावस्था में आने के बाद। वहीं पे जो अंतिम अवस्था है उसका क्या, संपूर्णता बनाम निराशा, यानी संपूर्णता यानी संपूर्ण यानी कंप्लीट उसके जो साइकिल है, यानी इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पायर, यानी 65 से ऊपर के जो जिसको प्रौढ़ावस्था यहाँ पे नाम दिया गया है। तो इस उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती है, यानी जो जो वो सोचता है, यानी जीवन में सफल हो गया, यानी जो उसने सोच के रखता उसने वो कर लिया है, अच्छे से कमाना सीख गया, अच्छा से सेटलमेंट हो गया, सारा चीज उसके जो परिवार है, फैमिली है, बच्चे भी सेटल हो गए, तो उसको क्या करता है, पूर्ण हो चुकी उसकी इच्छाएं। और अपने भविष्य की बजाय अपने बीते दिनों को याद करता है कि उसकी कितनी सफलताएं हुई और कितनी असफलताएं हुई। इसमें यह है अब उसके पास समय ही समय, क्योंकि 65 से ऊपर के हो गया, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। तो इस अवस्था में वो घर में बैठे रहते हैं और अपने जो
पुरानी यादों में खोए रहते हैं, उसी को सोचते हैं उसने क्या सोचा, क्या कर पाया और क्या नहीं कर पाया, क्या गलती की, क्या अच्छा किया, इसी चीज में क्या करता है वो सोचता रहता है। और इसके अनुसार क्या होता है, यदि उसकी सफलताएं ज्यादा मिलती हैं तो उसे संपूर्णता कहते हैं, यानी उसने जो सोचा वो कर लिया, या ज्यादातर उसकी जो इच्छाएं संपूर्ण हो गई तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संपूर्णता। अगर किसी ने ज्यादा सफलताएं हासिल नहीं की तो उसमें क्या होता है, निराशा आ जाती है। यानी इस एज में आकर भी, 65 की एज में आकर भी सोचते हैं हमने ऐसा नहीं कर पाया, हमारे जीवन में अधूरा रह गया, हम ये सोच रहे थे ये ऐसा करते तो हो जाता लेकिन नहीं हो पाया, या सोचते हैं कि हमारे बच्चे अभी उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए, हमने बच्चे को ठीक से सेटल नहीं कर पाया, उसका परवरिश सही से नहीं कर पाया, तो उसमें क्या आती है, निराशा उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए इसका नाम दिया गया संपूर्णता बनाम निराशा। और परिपक्वता इस अवस्था की क्या है, जो है प्रमुख मनोसामाजिक शक्ति है। इस अवस्था में व्यक्ति वास्तविक अर्थों में परिपक्व होता है, किंतु कुछ कुछ व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में असफल रहते हैं वे इस अवस्था में चिंतित रहने के कारण निराशाग्रस्त रहते हैं। अर्थात इस अवस्था में आकर भी यानी मनुष्य का की इच्छाओं का अंत नहीं होता है, उसकी भावनाओं का कोई अंत नहीं है। यानी इस अवस्था में आकर अब जान रहा है कि अब उसकी जिंदगी के मात्र कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन इसी संसार के मोह माया में उलझा रहता है। यानी उसने जो भी कर्म किया, अच्छा किया बुरा किया, तो बीत चुका है, तो उसका जिंदगी का थोड़ा सा बाकी है शेष, तो जितना बचा है उसी को अच्छा से जीना चाहिए। लेकिन वो क्या करता है, अपनी असफलताओं को याद करता रहता है, ये नहीं कर पाया, और इसी कारण से क्या होता है, उसमें परिपक्वता नहीं आ पाती है। जो सफल है, जो सब कुछ कर लिया यानी संतुष्ट है, उसको क्या कहेंगे, मैच्योरिटी पूरा हो चुका है उसका, यानी परिपक्व हो चुका है। और जो नहीं कर पाया वो चिंतित रहेंगे और निराशाग्रस्त रहते हैं, अपने जीवन के भार स्वरूप समझने लगते हैं। यानी अब उसका जीवन क्या है, भार स्वरूप है, यानी वो अपने जीवन को भार समझते हैं इस पृथ्वी पे। तो ये था आपका जो 8 अवस्था है, यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से शॉर्ट में दिया गया जो आपको याद रखना है। यानी पहला देखिए यहाँ पे इन्फेंट जो है आपका 18 मंथ्स तक का जो बताया गया, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, इसको वर्चू जो डेवलप कहा गया था, देखिए इसको होप पहली को, दूसरे को क्या इच्छा शक्ति यानी विल, उसके बाद उद्देश्य पर्पज क्या है, कॉम्पिटेंसी है, फिडेलिटी है, लव है, केयर है, और क्या इसको विजडम कहा गया है। ये आपको क्या है 65 एंड एबव या ओल्डर को, तो ये क्या था एक साथ इसको दे दिया है, इसको आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। तो ये जो था एरिक एरिक्सन का और सिगमंड फ्रॉइड का क्या क्या था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का जो है थ्योरी था। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।